सभी शिक्षक गणों को इस अनंत एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। हम आगामी भर्ती रिट 2021 के लिए कुछ साइंस क्वेश्चनों का हम पिटारा लेकर आए हैं। हम ऐसे ही रोज़ आपके सामने साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करें। तो देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पादप में श्वसन। तो पहला जो क्वेश्चन अब आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, श्वसन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ऑक्सी और अनॉक्सीय श्वसन, या हम यह कहें वायवीय व अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीय श्वसन में कौन सा उत्पाद बनता है। तो ऑक्सीय श्वसन में CO2 बनता है, H2 बनता है, CO2 व H2 या O2। तो इसमें सही जो आंसर होगा वो होगा CO2 प्लस H2O। ये दोनों उत्पाद ऑक्सीय श्वसन के दौरान बनते हैं। ऑक्सीय श्वसन का अर्थ होता है कि ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है। तो आप देखेंगे वायु की उपस्थिति में होता है C6H12O6 ग्लूकोज, ये वायु की उपस्थिति में, साथ में जल की मात्रा होती है। वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और साथ में ऊर्जा बनाते हैं, और ऊर्जा बनती है 686 किलो कैलोरी ऊष्मा बनती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ग्लूकोज वायु की उपस्थिति में, जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी वायु की उपस्थिति में ऑक्सीय श्वसन हुआ, और जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CO2 और H2O। तो ये आपके सामने जो प्रोडक्ट है ये बनता है। तो ऑक्सीय श्वसन में कौन सा उत्पाद बनता है, CO2 और H2O। अनॉक्सीय श्वसन में, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीय श्वसन में उत्पाद बनता है। तो ऑक्सीय श्वसन में उत्पाद बनता है एथेनॉल। तो ये अनॉक्सीय श्वसन का मतलब होता है कि ऐसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में होता है, और ग्लूकोज से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसका जो मुख्य प्रोडक्ट है अनॉक्सीय श्वसन में वो होता है एथेनॉल, C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया किस में संपन्न होती है, ऑक्सीय श्वसन होता है, अनॉक्सीय होता है, या दोनों में श्वसन में प्रक्रिया संपन्न होती है, या किसी में से कोई नहीं। तो देखो, ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया है वो हमेशा ऑक्सीय श्वसन की प्रक्रिया में संपन्न होती है, ऑक्सीय श्वसन की प्रक्रिया में संपन्न होती है। सॉरी, यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया जो संपन्न होती है वो भूल से लगाया गया है। यहाँ पर ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों प्रकार की श्वसन की प्रक्रिया होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कौन से भाग में संपन्न होता है। तो ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया है वो कौन से भाग में संपन्न होती है। आपके सामने ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, गोल्जी काई। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कौन से भाग में संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक अणु टूटता है। तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक अणु टूटता है 2 अणु पायरुविक अम्ल में, 2 अणु पायरुविक। तो ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया में ग्लूकोज का जो एक अणु है वो 2 अणु पायरुविक अम्ल में विघटित होता है। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है
ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में कितने शुद्ध एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में कितने शुद्ध एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो देखिए, यहाँ पर शुद्ध एटीपी अणु होते हैं वो 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में 4 एटीपी अणु बनते हैं, जिसमें से 2 एटीपी अणुओं का उपभोग हो जाता है और उसमें से 2 एटीपी अणु ही बचते हैं। इस 2 एटीपी अणु के साथ में 2 एटीपी अणु के साथ में आपका एक अणु NADH2 भी बनता है, और ये NADH2 का वायवीय श्वसन द्वारा प्रक्रिया द्वारा 6 एटीपी अणु का निर्माण होता है। तो इस NADH2 का वायवीय श्वसन की प्रक्रिया मतलब ऑक्सीय श्वसन की प्रक्रिया से गुजरता हुआ इससे 6 एटीपी अणु का निर्माण होता है, और 2 शुद्ध आपके एटीपी अणु पहले प्राप्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों को मिलाएं तो 8 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में कुल एटीपी अणु की संख्या प्राप्त होती है कितनी? 8 एटीपी। परंतु यहाँ पर पूछा क्या गया है कि कितने शुद्ध एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो कितने शुद्ध एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? कुल 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं शुद्ध। और यदि कुल एटीपी अणु की बात करें शुद्ध की जगह, यदि कुल एटीपी अणु की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में 8 एटीपी अणु का निर्माण होता है। परंतु यहाँ पर शुद्ध पूछा गया है, शुद्ध एटीपी अणु का निर्माण कितना होता है? 2 एटीपी। एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडीपी से एटीपी के बनने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 3.6 किलो कैलोरी, 7.3 किलो कैलोरी, 12.6 किलो कैलोरी, 2.6 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है एडीपी से एटीपी अणु प्राप्त होते समय, यहाँ पर कुल जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है 7.3 किलो कैलोरी। इसका सही आंसर ये होगा। ऊर्जा की मुद्रा होती है, ग्लूकोज होती है, सुक्रोज होती है, फ्रक्टोज या एटीपी। तो सही आंसर बताइए, आप सोचने का प्रयास करें एक बार, ताकि मेरे बताए गए आंसर से पहले आपको सटीक जानकारी है या नहीं है। तो ऊर्जा की मुद्रा होती है एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करें। आपसे यह रिक्वेस्ट है, ताकि हमारा जो भी वीडियो नया वीडियो तैयार हो तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। एटीपी किस में बनता है? श्वसन में बनता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन में बनता है, प्रकाश संश्लेषण में बनता है या उपरोक्त सभी में? तो एटीपी बनता है हमेशा श्वसन की प्रक्रिया में। तो एटीपी बनता है श्वसन की प्रक्रिया के दौरान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र की या शीतली चक्र की अभिक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या राइबोसोम में? तो क्रेब्स चक्र की अभिक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? क्रिस्टी के मध्य स्थान पर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स स्थान पर, मैट्रिक्स में, क्रिस्टी पर उपस्थित F1 तत्वों पर, क्रिस्टी की झिल्ली में। तो देखो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? क्रिस्टी की सतह, क्रिस्टी पर उपस्थित F1 तत्वों पर। तो इसका सही आंसर होगा एटीपी का निर्माण होता है क्रिस्टी पर उपस्थित F1 तत्वों पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एटीपी के रूप में ग्लाइकोलिसिस में कुल कितना लाभ होता है? एटीपी के रूप में ग्लाइकोलिसिस में कुल कितना लाभ होता है? कुल कितना लाभ पूछा गया है। जैसे मैं पिछले वाले में बताया था कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध एटीपी, कुल कितने शुद्ध एटीपी अणु का निर्माण होता है? तो 2 एटीपी बताया था मैंने, पर तो कुल कितना लाभ होता है एटीपी अणु का? तो 8 एटीपी अणु का। अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी संग्रहित होते हैं? अवायवीय श्वसन में कुल कितने एटीपी संग्रहित होते हैं? तो अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी संग्रहित रहते हैं? तो 3 रहते हैं या 2 रहते हैं या 6 या 8? तो अवायवीय श्वसन में कुल कितने एटीपी संग्रहित होते हैं? 2। नेक्स्ट है, जो हम शारीरिक व्यायाम करते हैं
उसमें हमें थकान क्यों महसूस होती है? ऑप्शन है शैक्षणिक अमल के एकत्रित होने से, पायरुविक अमल के कारण, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने के कारण, या उपरोक्त सभी। तो हम जब शारीरिक व्यायाम करते हैं, जो हम थक जाते हैं, थकान महसूस होती है, वो किस पदार्थ के कारण होती है? वो इसका वह सही आंसर होगा लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से। लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से। अगला क्वेश्चन है प्रभावी इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के लिए क्या आवश्यक है? NO2 आवश्यक है, O2 है, सुक्रोज है, H2। तो मैंने क्वेश्चन क्या दोबारा बोलता हूँ, देखो प्रभावी इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, प्रभावी इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है भाई? O2 आवश्यक होता है। देखो प्रभावी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉनों के इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए क्या जरूरत होता है? O2, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। श्वसन में विमोचन CO2, श्वसन में विमोचित CO2 तथा उपयोग की गई O2 का अनुपात कहलाता है। मतलब निष्कासित CO2 अपॉन उपयोग में ली गई O2 का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? श्वसन अवस्थर कहलाएगा, या श्वसन क्षमता कहलाएगी, या श्वसन गुणांक, या उपरोक्त सभी। तो देखो श्वसन के दौरान निष्कासित की गई CO2 की मात्रा अपॉन उपयोग में ली गई O2 की मात्रा, उपयोग में ली गई O2 की मात्रा का जो अनुपात वो कहलाता है श्वसन गुणांक। क्या कहलाता है? श्वसन गुणांक कहलाता है, श्वसन गुणांक कहलाता है। अंकुरित होते हुए अरंड के बीजों का श्वसन गुणांक, अंकुरित होते हुए अरंड के बीजों का श्वसन गुणांक होता है। देखो आपने श्वसन गुणांक पढ़ा कि निष्कासित की गई CO2 की मात्रा और उपयोग में ली गई O2 का जो अनुपात है वो श्वसन गुणांक कहलाता है। और आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट का जो होता है श्वसन गुणांक वो 1 होता है। वसा और प्रोटीन का श्वसन गुणांक जो होता है वो 1 से कम होता है। अवायवीय जो होता है उसका श्वसन गुणांक होता है अनंत। जबकि मांसलोदभिद जो पादप होते हैं उनका श्वसन गुणांक होता है 0। तो यहाँ पर पूछा गया अंकुरित होते हुए अरंड की बीजों का श्वसन गुणांक कितना होता है? क्योंकि वसा होती है इसलिए उसका एक गुणांक होता है, का मान होता है 1 से कम, 1 से कम। सर्वव्यापी हाइड्रोजन ग्राही होता है FMN ADP कोएंजाइम NDH। तो इसमें सर्वग्राही जो आपका हाइड्रोजन ग्राही होता है वो होता है आपका ADP आपका क्या होता है? ADP श्वसन ग्राही, सॉरी गलती से बताया गया। सर्वव्यापी हाइड्रोजन ग्राही जो होता है वो होता है कोएंजाइम A होता है, कोएंजाइम A होता है। सभी श्वसनों में प्रथम कौन सा श्वसन आधार प्रयुक्त होता है? रासायनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, तेल, या कार्बनिक अम्ल। जितनी भी श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें पहला जो श्वसन के रूप में काम आने वाला जो आधार है प्रयुक्त है श्वसन के रूप में, वो कौन सा पदार्थ काम में आता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होते हैं। पादप में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, या कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या क्लोरीन। तो देखो पादप में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? पादप में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ पौधों की रसोई किसे कहते हैं? पेड़ पौधों की रसोई किसे कहते हैं? तने को कहते हैं, या पत्तियों को कहते हैं, या जड़ को कहते हैं, या फूलों को कहते हैं? तो देखो सीधी सी बात है, हमारे घर में जो रसोई होती है वो रसोईया कौन होता है? खाना पकाने वाला, उसी से काम चलता है, इसलिए हमें उसको कहते हैं, रसोई में काम बनाने वाले को रसोईया कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों का भोजन कौन बनाता है? प्रकाश संश्लेषण कार्य कौन करता है? पेड़ पौधों की पत्तियां करती हैं, जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो इसलिए पेड़ पौधों की रसोईया किसे कहते हैं? पत्तियों को कहते हैं।
अगला है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे किस रचना से O2 वायुमंडल में मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे किस रचना से O2 वायुमंडल में मुक्त करते हैं। जड़ के द्वारा, फूल के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा या जड़ के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण में के दौरान हरे पौधे किस रचना के कारण O2 को वायुमंडल में निष्कासित करते हैं। तो कौन सा भाग है, स्टोमेटा, रंध्रों की सहायता से। तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे O2 का निष्कासन किस भाग से करते हैं, स्टोमेटा से। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने वाला भाग है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने वाला भाग है। मेसोसोम है, केंद्रकाभ है, माइटोकॉन्ड्रिया है या लेमेली या थाइलेकोइड। तो देखो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण कार्य कौन सा भाग करता है। इसका जो आंसर होगा, सही होगा, वो आपका लेमेली व थाइलेकाइड ये भाग करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश फोटोसिंथेसिस का कार्य कौन करता है, लेमेली या थाइलेकोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोफोरा उदाहरण है किसका, आरोही जड़ का, अविस्तंभ जड़ का, अधिपादप जड़ का या श्वसन मूल का। तो राइजोफोरा उदाहरण किसका है, आरोही जड़ का है या अविस्तंभ जड़ का है या अधिपादप जड़ का या श्वसन मूल का। तो इसका नेक्स्ट सही आंसर होगा श्वसन मूल का। तो देखो आपने बायोलॉजी से संबंधित आपने कुल 25 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। अतः आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।